हेलो फ्रेंड्स, मैट्रिक्स मेथड की सीरीज़ में लास्ट 8 वीडियोस में से जो फर्स्ट 6 वीडियोस थे उसमें हमने मैट्रिक्स मेथड के बेसिक कंसेप्ट को समझा था और फिर मैंने आपसे कहा था कि हम मैट्रिक्स मेथड के बेसिस पे दो तरह से किसी भी स्ट्रक्चर का एनालिसिस कर पाते हैं। फर्स्ट अप्रोच को बोलते हैं फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स मेथड और सेकंड अप्रोच को बोलते हैं स्टिफनेस मैट्रिक्स मेथड। फर्स्ट 6 वीडियोस में हमने फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स मेथड को पूरा डिटेल में देखा था, उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल भी सॉल्व करके देखे थे। और जो लास्ट 2 वीडियोस थे, मतलब 7th पार्ट और 8th पार्ट में हमने स्टिफनेस मैट्रिक्स मेथड क्या होती है उसको देखा था और 8th पार्ट में मैंने आपको किसी भी स्ट्रक्चर का एनालिसिस स्टिफनेस मैट्रिक्स मेथड से किन स्टेप्स में होता है वो आपको बताया था। मैंने आपसे कहा था कि हम किसी भी स्ट्रक्चर का एनालिसिस बाय यूजिंग स्टिफनेस मैट्रिक्स मेथड 3 पार्ट में करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हम सबसे पहले डिफ्लेक्शंस कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद जब डिफ्लेक्शंस मिल जाते हैं तो फिर हम एंड मोमेंट्स कैलकुलेट करते हैं, फिर एंड रिएक्शंस कैलकुलेट करते हैं और फाइनली शियर फोर्स और बेंडिंग डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो देखिए, एक बार मैं फिर से बोलता हूँ, यहाँ पे मैंने आपसे कहा कि स्टेप्स यूज्ड इन स्टिफनेस मैट्रिक्स के स्टिफनेस मैट्रिक्स में कौन कौन से स्टेप्स यूज होते हैं। बेसिकली 3 पार्ट में करते हैं। तो जो फर्स्ट पार्ट है वो आपको बताता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा कि डेल्टा इज इक्वल टू के इनवर्स AD minus ADL. By using this equation, we can find out deflections. तो यहाँ पे मैंने लिखा कि this equation is used for calculation of end displacements. मतलब आप चाहे वो रोटेशन हो या डिफ्लेक्शन हो उसको कैलकुलेट करते हैं, मतलब थीटा या डेल्टा कैलकुलेट करते हैं। और यहाँ पे याद रखना, एंड हेंस के इज़ द स्टिफनेस मैट्रिक्स, कि यहाँ पे जो के है वो स्टिफनेस मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये एक फाइनल स्टेप है। डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने के लिए मैंने आपको 10 स्टेप्स बताए थे, उन 10 स्टेप्स को यूज़ करके ही डिफ्लेक्शन कैलकुलेट होता है। ठीक है, अब सेकंड पार्ट में हम एंड मोमेंट्स कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा कि AM इज इक्वल टू AML प्लस AMD इंटू डेल्टा। ठीक है, इस इक्वेशन को यूज़ करके हम एंड मोमेंट्स कैलकुलेट करते हैं। तो देखो, मैंने यहाँ पे लिखा कि दिस इक्वेशन इज यूज फॉर कैलकुलेशन ऑफ एंड मोमेंट्स एंड hence AMD is the stiffness matrix, कि जो AMD है ये स्टिफनेस मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, आपको पता है स्टिफनेस क्या होता है। मैंने यहाँ पे स्टिफनेस लिखी है कि मोमेंट ड्यू टू यूनिट डिस्प्लेसमेंट, इसे ही हम स्टिफनेस बोलते हैं। ठीक है, अब जब ये पार्ट भी हो गया तो फिर आप एंड रिएक्शंस कैलकुलेट करते हैं, शियर फोर्स डायग्राम अगर ड्रॉ करना है तो फिर देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा कि AR इज इक्वल टू ARL प्लस ARD इंटू डेल्टा। बाय यूजिंग दिस इक्वेशन वी कैन फाइंड आउट एंड रिएक्शंस। तो यहाँ पे लिखा कि दिस इक्वेशन इज यूज फॉर कैलकुलेशन ऑफ एंड रिएक्शंस एंड हेंस ARD इज द स्टिफनेस मैट्रिक्स। ठीक, रिएक्शन ड्यू टू यूनिट डिस्प्लेसमेंट, मतलब यूनिट डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने के लिए जो रिएक्शंस होती हैं उसे ही हम स्टिफनेस बोलते हैं। सीधी सी बात यह है कि इन 3 पार्ट्स में जो के है AMD है या ARD है, ये तीनों ही किसको रिप्रेजेंट करते हैं? ये तीनों ही बेसिकली स्टिफनेस को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो देखिए, मैं यहाँ पे मैंने लिखा भी है, क्या लिखा है कि these 3 component is known as stiffness। मैंने यहाँ पे लिखा है कि in the above 3 stiffness matrix के AMD and ARD number of column are same but number of rows may be different। ये 3 तो स्टिफनेस मैट्रिक्स हैं, ये तो हमें पता है। और इन 3 स्टिफनेस मैट्रिक्स में मैंने आपसे कहा कि जो नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे वो सेम होंगे और नंबर ऑफ रोज जो होंगी वो डिफरेंट हो सकती हैं। ठीक है, अब ये किस पे डिपेंड करता है? तो देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा है कि स्टिफनेस मैट्रिक्स में कि नंबर ऑफ जो कॉलम होते हैं ये काइनेमेटिक इनडिटरमिनेसी पे डिपेंड करते हैं, मतलब DK पे डिपेंड करते हैं। तो जितने डिग्री का स्ट्रक्चर काइनेमेटिकली इनडिटरमिनेट होगा उतने ही कॉलम पॉसिबल होंगे स्टिफनेस मैट्रिक्स के अंदर। ठीक है, और चाहे वो तीनों अब ये तीनों स्टिफनेस की बात कर रहा हूँ, तीनों में ही कांस्टेंट होंगे, क्योंकि किसी भी स्ट्रक्चर के लिए काइनेमेटिक इनडिटरमिनेसी तो फिक्स होगी। ठीक है, एक कांस्टेंट टर्म होगा वो, तो फिर नंबर ऑफ कॉलम इन तीनों ही स्टिफनेस मैट्रिक्स के अंदर सेम होंगे, लेकिन नंबर ऑफ रोज में भी डिफरेंट।
क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैं लिखा है कि नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन क्वांटिटी, कि नंबर ऑफ अननोन क्वांटिटीज़ जो होती हैं उस पर डिपेंड करता है नंबर ऑफ रोज। जैसे एंड रिएक्शन है, मान लीजिए आप 3 एंड्स पे रिएक्शन कैलकुलेट कर रहे हैं तो नंबर ऑफ अननोन 3 हो गए, मतलब 3 रोज होंगी। अगर एंड मोमेंट 2 हैं, 2 एंड्स पे आप एंड मोमेंट कैलकुलेट करते हैं तो फिर नंबर ऑफ अननोन 2 हो गए, मतलब उस स्टिफनेस के अंदर, उस स्टिफनेस मैट्रिक्स के अंदर 2 रोज हो जाएंगी। ठीक है, क्लियर? तो ये ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये। ठीक, अब आगे चलते हैं और स्टिफनेस मैट्रिक्स मेथड कब यूज़ करते हैं वो बताता हूँ। देखिए, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि स्टिफनेस मैट्रिक्स मेथड हम जब यूज़ करते हैं जब काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी कम होती है। तो देखो मैंने यहाँ पे लिखा भी है क्या, कि दिस मेथड इज़ यूज्ड व्हेन काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी डिकेज लेस। अगर काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी कम है तो स्टिफनेस मैट्रिक्स मेथड से ही हम किसी भी स्ट्रक्चर का एनालिसिस करते हैं, इसी को प्रेफरेंस देते हैं। ठीक है, और अगर स्टैटिक इंडिटरमिनेसी ज़्यादा होती है तो मैंने आपसे पहले ही कहा है कि फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स मेथड यूज़ करना। अब एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे इक्विलिब्रियम इक्वेशन आर यूज इंस्टेड ऑफ कंपैटिबिलिटी कंडीशन। मुझे पता है कि जब हम फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स मेथड से किसी भी स्ट्रक्चर का एनालिसिस करते थे तो कंपैटिबिलिटी कंडीशंस को यूज़ करते थे, लेकिन जब स्टिफनेस मैट्रिक्स मेथड की बात करोगे तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम इक्वेशंस को यूज़ करेंगे, मतलब इक्विलिब्रियम इक्वेशन के बेसिस पे ही हम अननोन कैलकुलेट करेंगे। क्लियर? अब बात करते हैं कि स्टिफनेस क्या होती है। तो मैंने अभी आपको बताया कि यूनिट डिस्प्लेसमेंट लाने के लिए जो फोर्स लगाए जाते हैं वही स्टिफनेस होती है। तो उसकी डेफिनेशन मैंने क्या लिखी, स्टिफनेस को मैंने लिखा कि फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस यूनिट डिस्प्लेसमेंट, कि यूनिट डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करने के लिए जो फोर्स लगाया जाता है वही स्टिफनेस होती है। ठीक, अब ये सब हम क्यों स्टिफनेस को बार बार पढ़ रहे हैं, ये स्टिफनेस को इतने डिटेल में क्यों बता रहा हूँ, कि किसी भी स्ट्रक्चर का अगर आप एनालिसिस करोगे तो आपको स्टिफनेस मैट्रिक्स बनाना पड़ेगी। देखिए, फर्स्ट स्टिफनेस मतलब जो आप के की बात करते हैं, मैंने अभी आपको 3 बताए ना, तो 3 स्टिफनेस मैट्रिक्स में से जो के है वो तो आपको बनाना ही पड़ेगा अगर स्टिफनेस मैट्रिक्स मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो। ठीक, क्योंकि जब तक डिस्प्लेसमेंट नहीं मिलेंगे तब तक आप एंड मोमेंट्स कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, एंड रिएक्शंस कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। एंड मोमेंट आप स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड से कर सकते हो, एंड रिएक्शंस हम कन्वेंशनल मेथड जो है उससे कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट स्टेप में जो के कैलकुलेट होता है, मतलब फर्स्ट स्टेप में जो डिफ्लेक्शंस कैलकुलेट होते हैं उसके लिए के तो आपको कैलकुलेट करना ही होगा। ठीक है, और अगर पूरा क्वेश्चन आप मैट्रिक्स मेथड से करना चाहते हैं तो फिर तीनों स्टिफनेस आपको कैलकुलेट करना होंगी। ठीक है, चलिए वो मैं आपको लास्ट वीडियोस में ऑलरेडी पूरा डिटेल में बता चुका हूँ। अब आगे चलते हैं और टाइप्स ऑफ स्टिफनेस की बात करते हैं। देखिए, मैंने अभी आपसे कहा कि यूनिट डिस्प्लेसमेंट लाने के लिए जो फोर्स लगाना है उसे स्टिफनेस बोल रहे हैं। तो डिस्प्लेसमेंट तो हम कई सारे तरह से ला सकते हैं किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर, कई सारी डायरेक्शंस में पॉसिबल है। जैसे मान लीजिए कि मैं एक कैंटिलीवर बीम कंसीडर किया, इस कैंटिलीवर बीम में हम एक्सियल डायरेक्शन में डिफॉर्मेशन दे सकते हैं, इस वर्टिकल डायरेक्शन में जिसे आप ट्रांसवर्स डायरेक्शन बोलते हैं वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट दे सकते हैं, इसको आप रोटेट भी कर सकते हो और इसको आप ट्विस्ट भी कर सकते हो। मतलब 4 तरह के डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल हैं, और 4 तरह के डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल है मतलब 4 तरह की स्टिफनेस भी पॉसिबल है, और इसीलिए मैंने उनको कोऑर्डिनेट से रिप्रेजेंट किया। तो देखो, कोऑर्डिनेट 1 मैंने कैसे बोला, कोऑर्डिनेट 1 बोला कि यूनिट एक्सियल डिफॉर्मेशन, कि अगर यूनिट एक्सियल डिफॉर्मेशन होता है तो उसे हम कोऑर्डिनेट 1 बोलते हैं, ये फर्स्ट टाइप की स्टिफनेस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और अगर आप वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट देते हैं तो देखो यहाँ पे मैं लिखा कि कोऑर्डिनेट 2 यूनिट वर्टिकल डिफॉर्मेशन, कि अगर यूनिट डिफॉर्मेशन आप वर्टिकल डायरेक्शन में देते हैं, ट्रांसवर्स डायरेक्शन में देते हैं, जिसे आप शेयर डिफॉर्मेशन भी बोलते हैं, तो वो कोऑर्डिनेट 2 से रिप्रेजेंट होगा। ये सेकंड तरह की स्टिफनेस है। उसके बाद मैंने कहा कि यूनिट रोटेशन अगर आप देते हैं तो फिर उसे हम थर्ड कोऑर्डिनेट से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, और अगर आप यूनिट ट्विस्ट देते हो तो फिर उसे हम कोऑर्डिनेट 4 से रिप्रेजेंट करेंगे। यूनिट एंगल ऑफ ट्विस्ट मतलब उसको कोऑर्डिनेट 4 से रिप्रेजेंट करोगे। क्लियर? या दूसरे वर्ड्स में बोल दूं तो किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर जितने पॉसिबल डिफ्लेक्शंस होते हैं उतने ही कोऑर्डिनेट होते हैं, उतने ही तरह की स्टिफनेस होगी। तो देखो यहाँ पे मैं लिख भी दिया कि अननोन आर कंसीडर्ड एज कोऑर्डिनेट्स, मतलब किसी भी स्ट्रक्चर में
जितनी डायरेक्शंस में आप डिस्प्लेसमेंट दे सकते हो उतनी ही तरह की स्टिफनेस होगी उसके अंदर। क्लियर? अब किसी भी स्ट्रक्चर का स्टिफनेस मैट्रिक्स किस तरह से बनता है हम उसकी बात करते हैं। ठीक है, अगर मुझे किसी भी स्ट्रक्चर का स्टिफनेस मैट्रिक्स फॉर्म करना है, ड्राइव करना है, तो वो कैसे होगा उसकी बात करते हैं। देखिए, मैंने आपसे पहले ही कहा कि किसी भी स्ट्रक्चर में अगर आपको स्टिफनेस मैट्रिक्स बनाना है तो वो कितने डिग्री का काइनेमेटिकली इनडिटरमिनेट है उतने कॉलम बनेंगे, या दूसरे वर्ड्स में बोलूँ कि जितने डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल हैं उस स्ट्रक्चर के अंदर उतने कॉलम होंगे। ठीक है, मान लीजिए मैं किसी एक स्ट्रक्चर के लिए, जैसे ये एक कैंटिलीवर बीम है, कैंटिलीवर बीम में अगर मैं कैंटिलीवर बीम के लिए स्टिफनेस मैट्रिक्स बनाना चाहता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे 4 डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल है। ठीक है ना, 4 डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल है, मतलब 4 कॉलम बनेंगे इस बीम के लिए। ठीक है, तो अब अगर फर्स्ट कॉलम मुझे बनाना है तो क्या करूँगा, तो देखिए सबसे पहले हम इस फर्स्ट कोऑर्डिनेट डायरेक्शन के अंदर यूनिट डिस्प्लेसमेंट देंगे और बाकी सब कोऑर्डिनेट को रेस्ट्रिक्ट कर देंगे। ठीक है, कैसे? देखो मैंने यहाँ पे लिखा भी है, to write the first column of stiffness matrix, give the unit displacement at coordinate 1 by restricting all other coordinates। ठीक है, हम इस डायरेक्शन में एक डायरेक्शन के अंदर, फर्स्ट डायरेक्शन के अंदर यूनिट डिस्प्लेसमेंट देंगे और बाकी सबको रेस्ट्रिक्ट करेंगे। ठीक है, और फिर बाकी डायरेक्शंस में जो फोर्स इंड्यूस हुए होंगे किसके कारण, इस यूनिट डिस्प्लेसमेंट के कारण, उनको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो देखो मैंने आगे लिखा, एंड गेट द फोर्सेस एट ऑल द कोऑर्डिनेट डायरेक्शन, कि जो और दूसरी कोऑर्डिनेट डायरेक्शंस हैं उनके अंदर जो फोर्स इंड्यूस हुए उनको देखेंगे। जैसे मैंने कहा कि ये कैंटिलीवर बीम है, जैसे इस कैंटिलीवर बीम में आपने अगर इस डायरेक्शन में यूनिट डिस्प्लेसमेंट दिया तो ये जो बाकी 3 डायरेक्शंस हैं उनके अंदर, ये फर्स्ट डायरेक्शन के अंदर भी, मतलब इन चारों डायरेक्शंस के अंदर जो फोर्स इंड्यूस होंगे वो हम कैलकुलेट कर लेंगे, उन्हें हम स्टिफनेस बोलते हैं। ठीक है ना, तो फर्स्ट कॉलम कैसे मिलेगा, इस डायरेक्शन में यूनिट डिस्प्लेसमेंट दिया, बाकी कोऑर्डिनेट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट को रेस्ट्रिक्ट किया और फिर बाकी डायरेक्शंस के अंदर फोर्स को देखा कितना है और वही आपको स्टिफनेस मिल जाएंगी उन डायरेक्शंस के अंदर। ठीक है, और फिर जब एक कॉलम मिल जाएगा तो फिर बाकी सेकंड कॉलम्स कैसे या थर्ड कॉलम कैसे देखोगे, तो आगे मैंने लिखा कि सिमिलरली मूव टू द अदर कोऑर्डिनेट फॉर गेटिंग अदर कॉलम्स ऑफ द स्टिफनेस मैट्रिक्स। कि अगर मुझे दूसरे कॉलम बनाना है, थर्ड कॉलम बनाना है, फोर्थ कॉलम बनाना है, तो फिर क्या करेंगे, जैसे सेकंड कॉलम बनाना है तो फिर सेकंड कॉलम बनाने के लिए सेकंड कोऑर्डिनेट डायरेक्शन में यूनिट डिस्प्लेसमेंट देंगे, बाकी सब कोऑर्डिनेट डायरेक्शन के अंदर डिस्प्लेसमेंट को रेस्ट्रिक्ट करेंगे और फिर सभी डायरेक्शंस के अंदर जो फोर्स इंड्यूस हुए हैं उनको कैलकुलेट करेंगे, फोर्स हो चाहे मोमेंट्स हो उनको कैलकुलेट करेंगे और फिर आपको वो सेकंड कॉलम मिल जाएगा। इसी तरह से थर्ड कॉलम बन जाएगा, इसी तरह से फोर्थ कॉलम बन जाएगा। क्लियर? तो स्टिफनेस मैट्रिक्स किस तरह से बनाया जाता है वो मैंने बताया, इसको पूरा डिटेल में हम बना के देखेंगे। लेकिन पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। मुझे इस बीम का, मतलब कैंटिलीवर बीम का स्टिफनेस मैट्रिक्स बनाना है तो पहले कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स देख लेते हैं। क्या? देखिए मैंने यहाँ पे लिखा कि स्टैंडर्ड रिजल्ट्स ऑफ स्टिफनेस। जैसे फर्स्ट केस मैंने बोला कि अगर हम एक्सियल डायरेक्शन में यूनिट डिस्प्लेसमेंट देते हैं तो फिर फोर्स की वैल्यू क्या होगी वो आपको बताता हूँ, उसे ही हम स्टिफनेस बोलेंगे। तो देखो मैंने बोला एक्सियल स्टिफनेस, इसको कोऑर्डिनेट 1 बोला। अगर आप एक्सियल डायरेक्शन में यूनिट डिस्प्लेसमेंट देते हैं तो उसको कोऑर्डिनेट 1 से रिप्रेजेंट कर दिया मैंने। और ये कैंटिलीवर बीम के लिए हम F की वैल्यू देखते हैं। F मतलब वो फोर्स जो यूनिट डिस्प्लेसमेंट लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा कि ओनली एक्सियल डिफॉर्मेशन इज गिवन एंड नो अदर डिफॉर्मेशन इज अलाउड, कि हम सिर्फ एक्सियल डिफॉर्मेशन देंगे और बाकी किसी भी डायरेक्शन के अंदर डिस्प्लेसमेंट नहीं होना चाहिए। ये प्राइमरी कंडीशन है और सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ये होना ही चाहिए। ठीक है, तो अब देखो जब इधर एक्सियल डायरेक्शन दोगे, एक्सियल डायरेक्शन में यूनिट डिफॉर्मेशन दोगे तो बाकी किसी डायरेक्शन में कुछ नहीं होगा, ना तो वो इस डायरेक्शन में मूव होगा, ना रोटेट होगा, ना ट्विस्ट होगा। ठीक है ना, मतलब कैंटिलीवर बीम है तो वो ऐसे ही रहेगा। ठीक है, अब डेल्टा डिस्प्लेसमेंट लाने के लिए जो फोर्स आप लगाते हो उस फोर्स की वैल्यू जो होती है वो कितनी होगी, F
इज इक्वल टू ए ई डेल्टा बाय एल, या डेल्टा इज इक्वल टू एफ एल अपॉन ए ई बोल सकते हैं। ठीक है, अब स्टिफनेस क्या होती है, मैंने कहा यूनिट डिस्प्लेसमेंट लाने के लिए जो फोर्स लगाना है वो स्टिफनेस है। तो फिर देखो यहाँ पे मैं लिखा कि इसको K11 बोल देते हैं कि फोर्स एट कोऑर्डिनेट डायरेक्शन 1 ड्यू टू यूनिट डिस्प्लेसमेंट एट 1। ठीक है, तो फिर अगर डेल्टा की वैल्यू 1 बोल दूँ तो F जो होगा वो स्टिफनेस हो जाएगा, तो इसको मैं K11 बोल सकता हूँ। तो देखो मैंने यहाँ पे डेल्टा इज इक्वल टू 1 लिखा, तो जो F है वो K11 हो गया, और K11 की वैल्यू क्या होगी, ए ई अपॉन एल। क्लियर, तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि K11 इज इक्वल टू ए ई बाय एल, ये स्टिफनेस को रिप्रेजेंट करता है। मतलब यूनिट डिस्प्लेसमेंट अगर आप देते हैं एक्स्ट्रा डायरेक्शन में तो फिर जो फोर्स इंड्यूस होगा वो ये होगा। ठीक है, और दूसरे वर्ड्स में अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो एफ अपॉन डेल्टा कर दीजिए, ये मैंने एफ अपॉन डेल्टा कर दिया तो भी मिल जाएगा। अब सेकेंड केस की बात करते हैं कि ट्रांसफर स्टिफनेस क्या होगा, जिससे आपने कोऑर्डिनेट 2 डायरेक्शन में दिया है। कोऑर्डिनेट 2 की डायरेक्शन में अगर मैं यूनिट डिस्प्लेसमेंट दे दूं तो फिर बाकी सब कोऑर्डिनेट डायरेक्शन में जो फोर्स इंड्यूस होंगे वो क्या होंगे। ठीक है ना, तो देखिए जब आप इस डायरेक्शन में यूनिट डिस्प्लेसमेंट देते हैं और बाकी सब जो कोऑर्डिनेट डायरेक्शंस हैं उनके अंदर डिस्प्लेसमेंट को रेस्ट्रिक्ट करना है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो देखो इसीलिए मैंने जब इधर डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में यूनिट डिस्प्लेसमेंट दिया है तो यहाँ पे स्लोप की वैल्यू 0 है, ये ध्यान रखना। ठीक है, देखो मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि ओनली वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इज गिवन एंड ऑल अदर डिस्प्लेसमेंट्स आर रेस्ट्रिक्टेड। सभी डायरेक्शंस में डिस्प्लेसमेंट रेस्ट्रिक्ट किया है, मतलब रोटेट भी नहीं होना चाहिए, ट्विस्ट भी नहीं होना चाहिए, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो देखिए ये फिगर है। अब आपसे मैंने कहा कि डेल्टा डिस्प्लेसमेंट लाने के लिए जो फोर्स लगाया जाता है उसकी वैल्यू है 12 EI डेल्टा बाय एल क्यूब। क्लियर, अब अगर स्टिफनेस चाहिए तो थीटा इस डेल्टा की वैल्यू को 1 कर लीजिए तो आपको F मिल जाएगा। F की वैल्यू क्या हो जाएगी, 12 EI बाय एल क्यूब। तो देखो यहाँ पे लिखा है मैंने, इसको K22 बोल दिया। ये K22 किसको रिप्रेजेंट करता है, फोर्स एट कोऑर्डिनेट डायरेक्शन 2 ड्यू टू यूनिट डिस्प्लेसमेंट एट 2। ठीक है, कि इस डायरेक्शन में यूनिट डिस्प्लेसमेंट हो सेकेंड डायरेक्शन के अंदर तो फिर जो फोर्स इंड्यूस होगा वही स्टिफनेस को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, यहाँ पे डेल्टा को 1 कर दीजिए तो आपको F की वैल्यू मिल जाएगी, और यही K22 है। तो K22 इज इक्वल टू हो जाएगा 12 EI बाय एल क्यूब, या फिर F अपॉन डेल्टा कर दोगे, ये F अपॉन डेल्टा कर दिए तो भी यही आएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और फ्लेक्सुरल स्टिफनेस की बात करते हैं। इसको मैंने केस 3 बोला, और फ्लेक्सुरल स्टिफनेस को हम कोऑर्डिनेट 3 से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसको कैलकुलेट अगर करना चाहते हो तो क्या करेंगे, इस डायरेक्शन के अंदर, ठीक है, इस डायरेक्शन के अंदर आपने यूनिट रोटेशन दिया और बाकी सब कोऑर्डिनेट डायरेक्शन के अंदर डिस्प्लेसमेंट को रेस्ट्रिक्ट किया, और फिर बाकी चारों डायरेक्शंस के अंदर आपने फोर्स की वैल्यू को कैलकुलेट किया। ठीक है, यहाँ पे चारों डायरेक्शन की अभी हम मैट्रिक्स नहीं बना रहे हैं, सिर्फ स्टैंडर्ड केस डिस्कस कर रहे हैं। तो इस डायरेक्शन के अंदर कितना फोर्स इंड्यूस होगा, इस केस में मोमेंट इंड्यूस होगा तो कितना होगा वो देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे लिखा ओनली यूनिट रोटेशन इज गिवन एंड ऑल अदर डिस्प्लेसमेंट आर रेस्ट्रिक्टेड। ठीक है, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू 1, आपने इस डायरेक्शन में रोटेशन दिया, थीटा इज इक्वल टू 1, और बाकी सब डायरेक्शन में रेस्ट्रिक्ट किया डिस्प्लेसमेंट को। तो देखो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होगा नहीं, इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, ठीक है, और इस डायरेक्शन में ट्विस्ट नहीं होगा। बस यहाँ ये ध्यान रखना कि यहाँ पे स्लोप की वैल्यू 0 है। ठीक है, तो फिर अब थीटा स्लोप लाने के लिए जो मोमेंट लगाया जाता है उसकी वैल्यू होती है 4 EI थीटा बाय एल। क्लियर, थीटा रोटेशन लाने के लिए जो मोमेंट लगाया जाएगा वो कितना लगाया जाएगा, वो इतना। अगर इतना मोमेंट लगा दोगे तो थीटा रोटेट हो जाएगा वो। ठीक है ना, अब देखो यहाँ पे मैं लिखा कि K33 क्या होगा, अगर आपको स्टिफनेस चाहिए तो मैंने लिखा फोर्स, हालांकि फोर्स नहीं, इस केस में वो मोमेंट है। तो मोमेंट इंड्यूस्ड एट कोऑर्डिनेट डायरेक्शन 3 ड्यू टू यूनिट रोटेशन एट 3, कि इस थर्ड कोऑर्डिनेट डायरेक्शन में यूनिट रोटेशन लाने के लिए जो मोमेंट है वही स्टिफनेस है, उसको हमने K33 से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे थीटा की वैल्यू 1 रख दीजिए तो 4 EI बाय एल जो है वो स्टिफनेस को रिप्रेजेंट कर देगा। तो ये लिखा है, ठीक, या m को थीटा से डिवाइड कर दीजिए तो वो आ गया 4 EI बाय एल। सीधी सी बात ये है कि K33 की जो वैल्यू होगी वो 4 EI बाय एल हो जाएगी। क्लियर, अब एक लास्ट स्टिफनेस की बात और कर लेते हैं जिसे कोऑर्डिनेट 4 से रिप्रेजेंट किया है।
ठीक है। अब अगर इस डायरेक्शन के अंदर आप यूनिट ट्विस्ट देते हैं, ठीक है, तो जो टॉर्क लगा होगा वो कितना लगा होगा। तो देखिए यूनिट ट्विस्ट अगर दोगे तो जो टॉर्क होगा उसे अपन स्टिफनेस बोल देंगे, लेकिन यहाँ पे मैंने लिखा कि थीटा ट्विस्ट लाने के लिए जो टॉर्क लगाया है वो कितना है, T = GIP θ/L। ठीक है, देखो यहाँ पे मैं लिखा भी है कि ओनली यूनिट ट्विस्ट इज गिवन एंड ऑल अदर डिस्प्लेसमेंट आर रेस्ट्रिक्टेड। कि अगर आपने उसको यूनिट ट्विस्ट दिया तो देखिए ना तो वो इस डायरेक्शन में मूव करेगा, ना इस डायरेक्शन में मूव करेगा, और ना ही वो रोटेट होगा, सिर्फ ट्विस्ट होगा। तो आप बाकी सबको रेस्ट्रिक्ट कर दिया तो फिगर वही का वही रहेगा। ठीक है ना, फिगर चेंज नहीं हुआ, फिगर यही रहेगा। तो थीटा = 1 कर दीजिए तो T = GIP/L हो जाएगा, और यही स्टिफनेस है। इसको मैंने K44 से लिख दिया। तो K44 क्या होगा कि टॉर्क इंड्यूस्ड एट कोऑर्डिनेट डायरेक्शन 4 ड्यू टू यूनिट ट्विस्ट एट 4। कि इस फोर्थ डायरेक्शन में यूनिट ट्विस्ट लाने के लिए जो आपको टॉर्क लगाना पड़ा या टॉर्क इंड्यूस हुआ उसकी जो वैल्यू है वो है GIP/L। T को थीटा से डिवाइड कर दिए तो भी यही आएगा। ठीक, मतलब K44 जो है वो कितना है, GIP/L। क्लियर। इन स्टैंडर्ड रिजल्ट्स को डिस्कस करने के बाद हम इस कैंटिलीवर बीम के लिए स्टिफनेस मैट्रिक्स किस तरह से बनाया जाता है उसकी बात करते हैं। देखिए स्टिफनेस मैट्रिक्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसी भी स्ट्रक्चर का जब एनालिसिस करोगे तो आपको सबसे पहले स्टिफनेस मैट्रिक्स बनाना आना चाहिए, और जब तक स्टिफनेस मैट्रिक्स नहीं बनेगा आप उसका एनालिसिस नहीं कर पाओगे, मतलब शियर फोर्स बेंडिंग डायग्राम ड्रॉ नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो स्टिफनेस मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इसके लिए हम स्टिफनेस मैट्रिक्स किस तरह से बनाते हैं उसकी बात करते हैं। तो मैंने लिखा क्वेश्चन, राइट स्टिफनेस मैट्रिक्स फॉर द बीम एज शोन इन फिगर। मतलब इस कैंटिलीवर बीम के लिए मुझे स्टिफनेस मैट्रिक्स बनाना है, उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले कॉलम 1 को बनाते हैं। कॉलम 1 को ड्राइव करते हैं, तो फिर कॉलम 1 को ड्राइव करने के लिए हम फर्स्ट कोऑर्डिनेट डायरेक्शन के अंदर यूनिट डिस्प्लेसमेंट प्रोवाइड करते हैं। बस ये ध्यान रखना कि जब इस फर्स्ट डायरेक्शन के अंदर यूनिट डिस्प्लेसमेंट दोगे तो बाकी जो 3 कोऑर्डिनेट डायरेक्शंस और हैं, ठीक है, मतलब 2, 3 और 4, इनके अंदर जो है डिस्प्लेसमेंट नहीं होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट को रेस्ट्रिक्ट किया है। तो देखो अगर आप यूनिट डिस्प्लेसमेंट दोगे तो ना तो वो इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा स्ट्रक्चर के अंदर, ना रोटेट होगा, ना ट्विस्ट होगा, मतलब यही रहेगा स्ट्रक्चर। ठीक है, बस ये ध्यान रखना है कि लेंथ जो है वो L है, ये जो लेंथ है वो L है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये लेंथ जो है वो L। ठीक है, क्लियर। यहाँ पे K11 किसको रिप्रेजेंट करता है, K11 जो रिप्रेजेंट करता है फोर्स एट कोऑर्डिनेट 1 ड्यू टू यूनिट डिस्प्लेसमेंट एट 1 को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, कि अगर आपने इस कोऑर्डिनेट डायरेक्शन 1 के अंदर यूनिट डिस्प्लेसमेंट दिया तो फिर इस डायरेक्शन में जो फोर्स इंड्यूस होगा वही स्टिफनेस है। उसे मैंने अभी K11 बोला था, जब स्टैंडर्ड रिजल्ट आपको बताए थे तो बताया था, और उसकी वैल्यू क्या थी, AE/L। क्लियर। अब इस डायरेक्शन में यूनिट डिस्प्लेसमेंट देने के कारण इस डायरेक्शन के अंदर जो फोर्स इंड्यूस हुआ वो तो आपने देख लिया, उसकी वैल्यू तो हो गई AE/L। लेकिन इसके कारण जब यहाँ पे आपने डिस्प्लेसमेंट दिया तो बाकी 3 डायरेक्शन के अंदर तो कोई फोर्स इंड्यूस नहीं होगा। ठीक है, इधर आपने अगर डिस्प्लेसमेंट दिया तो इसी डायरेक्शन में फोर्स इंड्यूस हुआ, इधर वर्टिकल डायरेक्शन में कोई फोर्स इंड्यूस नहीं होगा, इस डायरेक्शन में कोई फोर्स इंड्यूस नहीं होगा, और फोर्थ डायरेक्शन के अंदर भी कोई फोर्स इंड्यूस नहीं होगा। मतलब जो बाकी 3 कंपोनेंट और हैं, ये देखिए यहाँ पे फोर्स, जो बाकी 3 कंपोनेंट हैं वो तीनों कंपोनेंट की वैल्यू 0 होगी। तो देखिए यहाँ पे मैंने क्या बोला, K21 क्या होगा, K21 जो है वो क्या है, फोर्स एट कोऑर्डिनेट 2 ड्यू टू यूनिट डिस्प्लेसमेंट एट 1। ठीक है, मतलब यूनिट डिस्प्लेसमेंट 1 डायरेक्शन में आपने जो प्रोवाइड किया है उसके कारण जो कोऑर्डिनेट डायरेक्शन 2 है उस डायरेक्शन में कोई फोर्स इंड्यूस नहीं हुआ, ये ध्यान रखिएगा। नहीं हुआ मतलब 0 है। इसी तरह से जो थर्ड डायरेक्शन है उसके अंदर कोई फोर्स इंड्यूस नहीं होगा, कोई मोमेंट इंड्यूस नहीं होगा, तो उसके लिए मैंने क्या लिखा, फोर्स एट कोऑर्डिनेट 3 ड्यू टू यूनिट डिस्प्लेसमेंट एट 1। ठीक है, और इसी तरह से K41 लिखा मैंने कि फोर्स एट कोऑर्डिनेट 4 ड्यू टू यूनिट डिस्प्लेसमेंट एट 1।
ठीक, यहाँ से एक चीज़ और क्लियर हुई, मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि ये जो लिखा है आपने, दिस इज I एंड दिस इज J, ये I है फर्स्ट टर्म और ये J है। तो 4 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, किस डायरेक्शन के अंदर फोर्स आप देख रहे हैं उसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, यूनिट डिस्प्लेसमेंट आपने दिया, यूनिट डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो ये सेकंड नंबर होता है, मतलब ये जो 2 डिजिट लिखे हैं इसमें से जो सेकंड डिजिट है जो आप I J बोलते हैं ना, इसको J बोलते हैं, तो J जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, जिस डायरेक्शन में यूनिट डिस्प्लेसमेंट दिया जाता है, और किस पॉइंट पे, किस कोऑर्डिनेट डायरेक्शन के अंदर आप फोर्स देख रहे हैं वो ये I रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब इसको मैं और आगे बताऊंगा डिटेल में, मैंने लिखा भी है, लेकिन अभी बस इतना याद रखिए कि किसको रिप्रेजेंट करता है। तो फिर स्टिफनेस मैट्रिक्स की जो फर्स्ट कॉलम बना वो क्या बन जाएगा, वो ये बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि बाकी तीनों जीरो हैं। अब आगे चलते हैं, और अगर मुझे सेकंड कॉलम ड्राइव करना है स्टिफनेस मैट्रिक्स का, तो क्या होगा, अब हम सेकंड कोऑर्डिनेट डायरेक्शन के अंदर यूनिट डिस्प्लेसमेंट प्रोवाइड करेंगे, और बाकी 3 डायरेक्शंस के अंदर जो डिस्प्लेसमेंट्स होंगे उनको रेस्ट्रिक्ट करेंगे, और फिर सभी डायरेक्शंस के अंदर फोर्स कैलकुलेट करेंगे ड्यू टू दिस यूनिट डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो देखो इस कोऑर्डिनेट डायरेक्शन 2 के अंदर आपने यूनिट डिस्प्लेसमेंट दिया, ठीक है, और फिर बाकी डायरेक्शंस के अंदर डिस्प्लेसमेंट को रेस्ट्रिक्ट किया। इसका मतलब है कि यहाँ पे मूवमेंट नहीं होना चाहिए, तो मैंने उसको फिक्स कर दिया। ठीक है, यहाँ पे इस डायरेक्शन में रोटेट नहीं होना चाहिए, रोटेट नहीं होना चाहिए, इसलिए इसको फिक्स कर दिया। देखिए फिक्स नहीं है, ये कैंटिलीवर है, मतलब दिस इज फ्री एंड, ये जो एंड है ये फ्री है, लेकिन मैंने फिक्स क्यों बनाया है यहाँ पे, सिर्फ ये बताने के लिए है, ये समझने के लिए, फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस है, बस ये ध्यान रखना। फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस दिस सपोर्ट इज कंसिडर्ड एज फिक्स्ड, कि यहाँ पे किसी भी डायरेक्शन के अंदर डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा। ठीक है, तो आप देखिए इस डेल्टा को लाने के लिए जो फोर्स लगाना पड़ा वो होता है 12 EI डेल्टा बाय LQ, मैंने भी आपको बताया था। ठीक है, अब अगर डेल्टा की वैल्यू 1 हो जाए तो उसको हम स्टिफनेस बोल देंगे। ठीक, इस सेकंड डायरेक्शन के अंदर। ठीक, अब ये मुझे पता है कि इस डायरेक्शन के अंदर जब आप डिस्प्लेसमेंट दोगे तो फर्स्ट डायरेक्शन के अंदर कोई फोर्स इंड्यूस नहीं होगा, कोऑर्डिनेट डायरेक्शन 1 के अंदर, मतलब आपको K12 की वैल्यू तो 0 होगी, ये हम जानते हैं। K12 भी 0 होगा और K42 भी 0 होगा। फोर्थ डायरेक्शन के अंदर भी कोई फोर्स इंड्यूस नहीं होगा, ये भी हम जानते हैं। ठीक है, मतलब कोई ट्विस्ट इंड्यूस नहीं होगा। ठीक है, कोई टॉर्क इंड्यूस नहीं होगा, ट्विस्ट 0 होगा तो टॉर्क भी 0 होगा। ठीक है, मतलब K12 और K42 ये दोनों तो 0 होंगे। अब बाकी बची 2 डायरेक्शंस, उनके अंदर हम देख लेते हैं। तो एक डायरेक्शन के अंदर तो क्या हो जाएगा, 12 EI बाय डेल्टा, 12 EI डेल्टा को 1 कर दीजिए तो LQ हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे लिखा भी है K22 क्या हो जाएगा, फोर्स इंड्यूस एट कोऑर्डिनेट डायरेक्शन 2 ड्यू टू यूनिट डिस्प्लेसमेंट एट 2। ठीक है, यही है ना, इसको क्या लिखा मैंने, 12 EI अपॉन LQ, तो ये लिख दिया 12 EI अपॉन LQ। क्लियर। अब आगे चलते हैं, और जब आप इस डायरेक्शन के अंदर, मतलब सेकंड डायरेक्शन के अंदर यूनिट डिस्प्लेसमेंट दिया, तो फिर इस थर्ड डायरेक्शन के अंदर कुछ मोमेंट इंड्यूस होगा कि यहाँ पे रोटेशन ना हो, स्लोप की वैल्यू 0 हो, तो फिर कुछ मोमेंट इंड्यूस होगा, और उस मोमेंट की वैल्यू जो होगी वो 6 EI अपॉन L² हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे मैंने K32 लिखा। K32 क्या है, मोमेंट इंड्यूस्ड एट कोऑर्डिनेट 3 ड्यू टू यूनिट डिस्प्लेसमेंट एट 2, कि सेकेंड डायरेक्शन में जो यूनिट डिस्प्लेसमेंट दिया उसके कारण थर्ड डायरेक्शन के अंदर जो मोमेंट इंड्यूस हुआ उसकी वैल्यू है 6 EI बाय L²। ठीक है, अब इसको मैं कॉलम में रिप्रेजेंट कर देता हूँ, तो आपको स्टिफनेस मैट्रिक्स का सेकंड कॉलम मिल जाएगा। तो देखिए ये सेकंड कॉलम मिल गया, मैंने कहा K12 और K42 ये तो 0 थे पहले ही, और ये दोनों वैल्यूज़ आपने लिख दी, मतलब स्टिफनेस मैट्रिक्स का सेकंड कॉलम मिल गया। ठीक, अब एक चीज़ और ध्यान रखना कि हम ये जो बीम है इसमें डिस्प्लेसमेंट इस तरह से देते हैं कि कहीं पर भी स्ट्रक्चर की रिजिडिटी चेंज नहीं होना चाहिए। तो देखो इसीलिए मैंने लिखा भी है कि डू नॉट ब्रेक द रिजिडिटी ऑफ द जॉइंट, कि जॉइंट की रिजिडिटी मेंटेन रहे
उसीलिए हम बाकी सब डायरेक्शन के अंदर जो डिफ्लेक्शंस होते हैं उसको रेस्ट्रिक्ट करते हैं। क्लियर? अब देखिए आगे चलते हैं और थर्ड कोऑर्डिनेट डायरेक्शन के अंदर हम यूनिट डिस्प्लेसमेंट देंगे और उसके कारण सभी डायरेक्शंस के अंदर जो फोर्स इंड्यूस होंगे वो कैलकुलेट करेंगे, तो आपको स्टिफनेस मैट्रिक्स का थर्ड कॉलम मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा कि प्रोवाइड हिंज एट पॉइंट बी सिंस हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मूवमेंट रेस्ट्रिक्टेड। अब देखो आप इस डायरेक्शन में सिर्फ यूनिट रोटेशन दे रहे हैं, जब थर्ड डायरेक्शन में आप यूनिट रोटेशन दे रहे हो तो फिर फर्स्ट डायरेक्शन के अंदर और सेकंड डायरेक्शन के अंदर डिस्प्लेसमेंट ना हो, इसलिए मैंने यहाँ पे हिंज बना दिया। ठीक है, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग पर्पज़ है ये हिंज नहीं है, यहाँ पे तो फ्री एंड है। ठीक है, लेकिन समझने के लिए मैंने इसको हिंज बनाया कि बाकी दो डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट को रेस्ट्रिक्ट करना था, इसलिए इसको हिंज से शो कर दिया। क्लियर? अब हम अगर इस डायरेक्शन में यूनिट रोटेशन देते हैं तो जो मोमेंट इंड्यूस होगा उसकी वैल्यू होगी 4EI/L, ये हमें पता है। ठीक, मैंने अभी आपको स्टैंडर्ड केस में बताया था। अब जब यहाँ पे मोमेंट इंड्यूस हुआ 4EI/L, तो जो इसका फार एंड है उस पे कुछ कैरी ओवर मोमेंट इंड्यूस होता है और उसकी वैल्यू हाफ होती है, ये हम जानते हैं। तो 2EI/L इंड्यूस हो जाएगा इस एंड पे। ठीक है, और डायरेक्शन भी वही होगी जो यहाँ पे। ठीक है, मतलब यहाँ पे 4EI/L है क्लॉकवाइज, तो ये यहाँ पे 2EI/L हो जाएगा क्लॉकवाइज। क्लियर? अब आगे चलते हैं और मुझे इस सेकंड डायरेक्शन के अंदर फोर्स देखना होगा। देखो फर्स्ट डायरेक्शन के अंदर और फोर्थ डायरेक्शन के अंदर कोई मोमेंट फोर्स या मोमेंट इंड्यूस नहीं होगा, ये तो हम जानते हैं। अब इस सेकंड डायरेक्शन मतलब वर्टिकल डायरेक्शन और इस थर्ड डायरेक्शन के अंदर जो फोर्सेज इंड्यूस होना है उन्हीं को चेक करना है। ठीक है, तो अब देखिए ये फोर्स ये मोमेंट और ये मोमेंट दोनों क्लॉकवाइज लग रहा है, तो फिर ये एक अनबैलेंस्ड मोमेंट इंड्यूस कर देंगे। ठीक है ना, क्योंकि 4EI का भी क्लॉकवाइज 4EI/L का और ये 2EI/L का भी क्लॉकवाइज है, मतलब टोटल अनबैलेंस मोमेंट जो इस स्ट्रक्चर के ऊपर है वो है 6EI/L। क्लियर? तो फिर अगर ये स्ट्रक्चर इक्विलिब्रियम में रहे तो फिर क्या होगा, एक एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इंड्यूस होना चाहिए। ठीक है, तो स्ट्रक्चर पे एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इंड्यूस होगा और वो कौन करेगा, ये रिएक्शंस देंगे। तो अब हम वो रिएक्शन की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा द अबव बीम इज नॉट इन इक्विलिब्रियम एंड टोटल अनबैलेंस मोमेंट जो है वो 6EI/L है और क्लॉकवाइज। ठीक, 4 और ये 2। क्लियर? अब फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ स्ट्रक्चर एंड एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट मतलब कपल इज इंड्यूस। ठीक है, अभी जो मैंने बोला वही। अब ये रिएक्शंस की वैल्यू कैलकुलेट करना है, बेसिकली तो मुझे RB चाहिए बस। ठीक है, RA नहीं चाहिए, लेकिन हम इस पॉइंट के ऊपर मोमेंट देख लेते हैं तो RA मिल जाएगा। फिर सिग्मा FV इज इक्वल टू 0 लगा के RB कैलकुलेट कर लेंगे। चलिए इस पॉइंट के ऊपर मोमेंट लेते हैं, टेकिंग मोमेंट आउट पॉइंट B। तो देखिए ये क्या करेगा, RA क्लॉकवाइज, तो लिखा मैंने RA इंटू डिस्टेंस L। यहाँ पे जो मोमेंट है वो 2EI/L क्लॉकवाइज, तो वो भी पॉजिटिव हो गया, और इस डायरेक्शन में जो मोमेंट है वो भी क्लॉकवाइज मतलब 4EI/L हो गया, तो वो लिख दिया। ठीक, इक्विलिब्रियम इक्वेशन बन गई है। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो RA इज इक्वल टू जो आएगा वाया -6EI/L²। तो ये माइनस किसको रिप्रेजेंट करता है, माइनस साइन रिप्रेजेंट करता है कि जो आपने रिएक्शन की वैल्यू आपने कंसीडर की है वो गलत की है, मतलब वो अपोजिट है। तो यहाँ पे लिखा मैंने अपोजिट टू एज अज्यूम्ड देयरफॉर डाउनवर्ड, कि ये जो RA की वैल्यू है ये डाउनवर्ड होगी, मतलब जो रिएक्शन है वो डाउनवर्ड लग रहा होगा। क्लियर? अब सेकेंड इक्विलिब्रियम इक्वेशन यूज करते हैं और मैंने लिखा कि सिग्मा FV इज इक्वल टू 0, तो RA प्लस RB इज इक्वल टू 0, ये इक्विलिब्रियम इक्वेशन हो गई। तो जब वैल्यूज को पुट किया तो RB आपको मिल गया, तो RB इज इक्वल टू आया 6EI/L², पॉजिटिव साइन के साथ में। इसका मतलब ये है कि RB की जो आपने डायरेक्शन एज्यूम की है वो सही की है, तो एज एज्यूम्ड देयरफॉर अपवर्ड। तो देखिए ये RB की डायरेक्शन अपवर्ड थी और ये डाउनवर्ड हो गई, तो फिर तभी तो ये एक एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इंड्यूस करेंगे। ये डाउनवर्ड हो जाए, ये अपवर्ड हो जाए, तो एक एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट बना देंगे, ये दोनों फोर्स मिलके एक कपल बना देंगे। ठीक है ना? चलिए तो अब कंपोनेंट की बात और कर लेते हैं, कौन कौन से, कि K13 मैंने कहा पहले ही 0 होगा, K43 ये भी 0 होगा। अब सेकेंड डायरेक्शन के अंदर जो फोर्स इंड्यूस हुआ
वो किसके बराबर है? वो आर बी के बराबर है, और आर बी की वैल्यू कितनी है? 6EI/L²। तो देखिए यहाँ पे मैंने K23 = 6EI/L² बोल दिया, और पॉजिटिव इसलिए क्योंकि ये कोऑर्डिनेट डायरेक्शन की पॉजिटिव डायरेक्शन में, जो आपने सेकंड कोऑर्डिनेट डायरेक्शन देखी थी उसकी अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव बोला था, तो वो पॉजिटिव है, मतलब ये प्लस आएगा। क्लियर? और थर्ड कोऑर्डिनेट डायरेक्शन के अंदर जो मोमेंट इंड्यूस हुआ है उसकी वैल्यू 4EI/L थी, तो ये 4EI/L, मतलब जो फोर्थ कॉलम बनेगा वो कुछ इस तरह का दिखेगा। स्टिफनेस मैट्रिक्स का जो फोर्थ कॉलम है वो कुछ इस तरह का दिखेगा। क्लियर? अब एक आखिरी कॉलम की बात और कर लेते हैं स्टिफनेस मैट्रिक्स के। तो फिर वो कैसे होगा? जब फोर्थ डायरेक्शन के अंदर आप यूनिट ट्विस्ट दोगे तो फिर उसके कारण जो टॉर्क इंड्यूस होगा वो स्टिफनेस को रिप्रेजेंट कर देगा, और वो मैंने आपसे कहा था कि वो किसके बराबर होता है? GIP/L के बराबर होता है। और देखिए जब आप यहाँ पे इस डायरेक्शन के अंदर फोर्थ कोऑर्डिनेट डायरेक्शन में यूनिट ट्विस्ट दोगे तो बाकी 3 डायरेक्शन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, और किसी को रेस्ट्रिक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, तो वो जो बीम है वैसे के वैसे दिखेगा। ये ध्यान रखना, ये L डिस्टेंस है, ठीक है। तो फिर अब देखो यहाँ पे मैंने लिखा कि K14, K24 और K34 ये तीनों 0 होंगे, ठीक, क्योंकि कोई फोर्स इंड्यूस नहीं होगा, तीनों डायरेक्शन के अंदर कोई डिस्प्लेसमेंट भी नहीं होगा, कोई फोर्स भी इंड्यूस नहीं होगा। बस इस फोर्थ डायरेक्शन के अंदर जो यूनिट आपने टॉर्क यूनिट ट्विस्ट दिया है उसके कारण जो टॉर्क इंड्यूस हुआ उसकी वैल्यू GIP/L, मतलब जो फोर्थ कॉलम बनेगा स्टिफनेस मैट्रिक्स का, जो फोर्थ कॉलम बनेगा वो कुछ इस तरह का दिखेगा। ये तीनों 0 होंगे, सिर्फ ये GIP/L हो जाएगा। क्लियर? अब असेंबल कर लेते हैं। इन चारों कॉलम को मैं एक साथ लिखता हूँ। तो देखिए जो स्टिफनेस मैट्रिक्स बना, देखिए स्टिफनेस मैट्रिक्स, उसको मैंने बोला KIG = ये कंपोनेंट सब लिख दिए, और जो वैल्यूज़ आपने कैलकुलेट की उन सबको यहाँ पे रख दीजिए। तो फिर आपको स्टिफनेस मैट्रिक्स मिल जाएगा, और वो स्टिफनेस मैट्रिक्स कुछ इस तरह का दिखेगा। क्लियर? ये जो स्टिफनेस मैट्रिक्स मिला इसकी अब प्रॉपर्टीज़ को और डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। इसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ को रिप्रेजेंट करता है, ये इसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो आपको बताता हूँ। तो मैंने यहाँ पे हेडिंग डाली प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्टिफनेस मैट्रिक्स, ठीक। फर्स्ट प्रॉपर्टी को मैंने लिखा कि इट इज़ ए स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मतलब ये जो मैट्रिक्स है ये डायगोनल है इस मैट्रिक्स का, और ये स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, मतलब मिरर इमेज होती है। जो कंपोनेंट यहाँ होगा वही यहाँ पे होगा, जो इधर होगा वो इधर होगा, जो इधर होगा वो इधर होगा, ठीक है। मतलब डायगोनल के अबाउट ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, इसलिए मैंने लिखा है यहाँ पे कि इट इज़ ए स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स या मिरर इमेज होती है, ठीक है। और ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होने के कारण ही फोर्स डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल होता है। तो देखो यहाँ पे आगे लिखा मैंने कि सिमेट्रिक स्टिफनेस मैट्रिक्स शोज फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट, कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स होने के कारण ही फोर्स डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल होते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट मैंने लिखा, थर्ड प्रॉपर्टी लिखी कि ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर पॉजिटिव और नॉन जीरो, ठीक है। सिंस वी अप्लाई यूनिट डिस्प्लेसमेंट इन पॉजिटिव डायरेक्शन, so induced force is also positive in that direction. क्लियर? मतलब ये जो डायगोनल मैट्रिक्स है, डायगोनल है ये इस स्टिफनेस मैट्रिक्स का, ये जो डायगोनल है ये हमेशा पॉजिटिव होगा और नॉन जीरो होगा, ठीक है। क्यों होगा वो भी मैंने आपको बताया कि अगर आप पॉजिटिव डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट दोगे तो फिर डिफ्लेक्शन भी पॉजिटिव डायरेक्शन में ही होगा, ठीक है। देखो मैंने आगे लिखा भी है यहाँ पे, इसलिए लिख दिया कि फोर्स डायरेक्टेड इन लेफ्ट डायरेक्शन कैन नॉट प्रोड्यूस ए डिस्प्लेसमेंट इन राइट डायरेक्शन, कि लेफ्ट डायरेक्शन में अगर आप फोर्स लगाओगे तो राइट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट तो नहीं होगा। मतलब अगर आपने फोर्स को राइट डायरेक्शन में लगाया तो राइट डायरेक्शन में ही डिस्प्लेसमेंट होगा, मतलब जो स्टिफनेस मैट्रिक्स का जो डायगोनल है वो हमेशा नॉन जीरो होगा और पॉजिटिव होगा। और अगर नेगेटिव हो रहा है इसका मतलब ये है कि वो स्ट्रक्चर अनस्टेबल है। आगे मैंने लिखा भी है, देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा है कि डायगोनल टर्म्स विल बी जीरो और नेगेटिव ओनली इफ द स्ट्रक्चर इज अनस्टेबल, कि अगर स्ट्रक्चर अनस्टेबल है तो ही वो नॉन जीरो होगा या नेगेटिव होगा। क्लियर? अब आगे चलते हैं। देखो फोर्थ पार्ट में मैंने क्या लिखा कि मैट्रिक्स कैन नॉट बी रिटर्न फॉर द कोऑर्डिनेट्स एट विच डिस्प्लेसमेंट नॉट पॉसिबल, कि जिन डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट ही पॉसिबल नहीं है उसके लिए आप स्टिफनेस मैट्रिक्स नहीं बना पाओगे।
ठीक है, कब होगा ऐसा? जो इनएक्सटेंसिबल होते हैं। तो देखो मैंने यहाँ पे लिखा कि फॉर इनएक्सटेंसिबल स्ट्रक्चर डिस्प्लेसमेंट इज नॉट पॉसिबल, सो वी कैन नॉट राइट मैट्रिक्स। के इन एक्सटेंसिबल स्ट्रक्चर जो होते हैं उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल नहीं होता, तो फिर उसके लिए आप स्टिफनेस मैट्रिक्स भी नहीं बना सकते। क्लियर? आगे देखो, मैट्रिक्स कैन नॉट बी रिटन फॉर अनस्टेबल स्ट्रक्चर। जब अनस्टेबल स्ट्रक्चर है तो उसका एनालिसिस ही नहीं कर पाओगे, तो फिर जब एनालिसिस ही नहीं कर सकते तो उसका मैट्रिक्स भी नहीं बनेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो इसलिए मैंने लिख दिया कि मैट्रिक्स कैन नॉट बी रिटन फॉर अनस्टेबल स्ट्रक्चर सिंस एनालिसिस इज नॉट पॉसिबल फॉर अनस्टेबल स्ट्रक्चर। क्या अनस्टेबल स्ट्रक्चर जो होते हैं उनके लिए एनालिसिस ही नहीं कर पाते हैं। ठीक है, अब 7th पॉइंट में मैंने लिखा द डिटरमिनेंट ऑफ द स्टिफनेस मैट्रिक्स विल बी ऑलवेज 0। मतलब स्टिफनेस मैट्रिक्स की जो डिटरमिनेंट होता है उसकी वैल्यू हमेशा 0 होती है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक आखिरी पॉइंट में मैंने लिखा, क्या 8 पॉइंट में लिखा द साइज ऑफ द स्टिफनेस मैट्रिक्स इज इक्वल टू द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ द एलिमेंट और सिस्टम। ये जो एलिमेंट वर्ड है ये एफईएम में यूज़ होता है, फाइनाइट एलिमेंट मेथड जब आप पढ़ोगे तब देखेंगे, लेकिन यहाँ पे आप स्ट्रक्चर समझ लीजिए। तो मैंने क्या बोला, द साइज ऑफ द स्टिफनेस मैट्रिक्स इज इक्वल टू द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ द स्ट्रक्चर, कि जितने डिग्री की फ्रीडम होगा उतने ही डिग्री का स्टिफनेस मैट्रिक्स होगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब एक नोट डाल के मैंने लिखा है, अभी आपको बताया भी था कि के आई जे हम किसी भी कंपोनेंट को इस तरह से लिखते हैं। तो यहाँ पे जो फर्स्ट है उसे आई बोलते हैं, सेकंड डिजिट को जे बोलते हैं। तो जो फर्स्ट डिजिट आई लिखा है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? वो मैंने लिखा कि फोर्स डेवलप्ड एट आई डायरेक्शन ड्यू टू यूनिट डिस्प्लेसमेंट गिवन इन द जेथ डायरेक्शन। ठीक है, कि जेथ डायरेक्शन में जो यूनिट डिस्प्लेसमेंट आप देते हो उसका इफेक्ट होता है आई डायरेक्शन के अंदर। ठीक है, स्टिफनेस मैट्रिक्स किस तरह से बनाया जाता है एक दो न्यूमेरिकल्स के थ्रू और समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिखा कि फाइंड स्टिफनेस कोफिशिएंट्स फॉर द फिक्स्ड बीम एज शोन इन फिगर इन द 3 कोऑर्डिनेट डायरेक्शन इफ डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट इज गिवन एट पॉइंट बी। ठीक है, ये एक फिक्स्ड बीम गिवन है, इस फिक्स्ड बीम में 3 कोऑर्डिनेट डायरेक्शन दी हुई हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ये 3 डिफरेंट कोऑर्डिनेट डायरेक्शंस हैं और इन 3 कोऑर्डिनेट डायरेक्शन में कोफिशिएंट क्या होगा, स्टिफनेस कोफिशिएंट आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन पॉजिटिव है, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पॉजिटिव है। ठीक है, मतलब ये जो 3 कोऑर्डिनेट डायरेक्शन है, इन डायरेक्शन में होगा तो हम पॉजिटिव मान लेंगे, इनके अपोजिट होगा तो नेगेटिव बोल देंगे। ठीक है ना, कम कोफिशिएंट्स को। क्लियर? चलिए कैसे होगा भी आगे बताऊंगा आपको। अब हम इस बी फिगर के अंदर बी पॉइंट पे यूनिट डिस्प्लेसमेंट देते हैं। इस वर्टिकल डायरेक्शन में यूनिट डिस्प्लेसमेंट जब दोगे तो फिर क्या होगा, तो फिर इस पॉइंट ए पे और बी पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कुछ मोमेंट इंड्यूस हो जाएगा। ठीक है, वो कितना होगा वो मैंने यहाँ पे लिखा 6EI डेल्टा बाय एल स्क्वायर। देखो यहाँ पे मैं लिखा भी है कि सिंस डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट इज गिवन एट सपोर्ट बी देयरफॉर एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स इंड्यूस्ड एट जॉइंट ए एंड बी। क्योंकि ये फिक्स्ड एंड है इसलिए यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा। आपने डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट दिया इसलिए, अगर अपवर्ड देते तो फिर वो एंटी क्लॉकवाइज की जगह क्लॉकवाइज मोमेंट इंड्यूस हो जाते ए और बी पे। क्लियर? और अगर ये हिंज हो जाता या सिंपली सपोर्टेड होता तो फिर यहाँ पे मोमेंट की वैल्यू 0 होती, जो भी मोमेंट इंड्यूस होता सिर्फ यहीं होता। क्लियर? अभी आगे देखेंगे, लेकिन अभी इतना याद रखिए कि डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट आपने दिया पॉइंट बी पे तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इंड्यूस हुआ ए और बी पे, उसकी वैल्यू 6EI डेल्टा बाय एल स्क्वायर। क्लियर? अब आगे चलते हैं और इन के कारण, मतलब ये जो डिस्प्लेसमेंट दिया आपने यूनिट डिस्प्लेसमेंट, इसके कारण ये मोमेंट तो इंड्यूस हो गए, लेकिन इनके कारण रिएक्शंस भी होंगी क्योंकि स्ट्रक्चर अनस्टेबल दिख रहा है। ठीक है, ये देखो ये स्ट्रक्चर अनस्टेबल दिख रहा है, तो जो रिएक्शंस इंड्यूस हुई उनको भी कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि देखिए ये जो मोमेंट्स होंगे और ये जो रिएक्शंस हैं ये देखना पड़ेगा ना इन तीनों डायरेक्शन के अंदर, और यही तो स्टिफनेस कोफिशिएंट्स होंगे। तो चलिए हम इस पॉइंट के अबाउट बी पॉइंट के अबाउट मोमेंट ले लेते हैं। तो मैंने लिखा टेकिंग मोमेंट आउट पॉइंट बी सिग्मा एम बी इज इक्वल टू 0, ये इक्विलिब्रियम इक्वेशन यूज़ करते हैं। तो इस पॉइंट के अबाउट जब मोमेंट लोगे तो ये आर ए क्या करेगा, आर ए मैंने अपवर्ड एज्यूम कर लिया तो आर ए इंटू एल। ठीक है, ये क्या आएगा क्लॉकवाइज, तो आर ए इंटू एल आ गया। और इस पॉइंट पे जो मोमेंट है वो कितना है, एंटी क्लॉकवाइज, तो इसलिए -6EI बाय एल स्क्वायर लिख दिया। देखिए ये डेल्टा की वैल्यू को 1 पुट कर लेना, मैंने डेल्टा लिखा है कि आपको डेल्टा डिफ्लेक्शन लाने के लिए जो मोमेंट इंड्यूस होता है वो है ये,
तो डेल्टा की वैल्यू 1, क्योंकि स्टिफनेस कोफिशिएंट्स का आपको कैलकुलेट करना है, तो डेल्टा की वैल्यू को 1 रख दीजिए, तो ये आ गया 6EI/L²। इसी तरह से यहाँ पे भी एंटी क्लॉकवाइज है, तो उसको मैंने -6EI/L² लिख दिया। ठीक है, अब इसको जब सॉल्व किया आपने तो RA = आया 12EI/L³, ये आ गया। ठीक है, और ये पॉजिटिव है, मतलब उसकी डायरेक्शन RA की डायरेक्शन जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन ही है। यहाँ पे चाहो तो लिख दो एज एज्यूम देयरफॉर अपवर्ड। क्लियर। अब एक सेकेंड इक्वेशन यूज कर लेते हैं, सिग्मा FV = 0, तो +RA + RB = 0, ये इक्वेशन बन गई। और जब इसको सॉल्व किया तो RB = आया -12EI/L³, और ये अपोजिट टू एज एज्यूम, क्यों? क्योंकि RB आपने अपवर्ड लगाया है। ठीक है, आप अपवर्ड एज्यूम किया हुआ है, तो ये नेगेटिव हो गया, मतलब डाउनवर्ड लग रहा। ठीक है, ये देखिए डाउनवर्ड लग रहा है, मतलब इसकी डायरेक्शन में लग रहा है, मतलब वो जब आप स्टिफनेस मैट्रिक्स बनाओगे, ठीक है, तो वहाँ पे उस कोफिशिएंट को पॉजिटिव लिख लेना। आगे बताता हूँ, लेकिन अभी ये वैल्यू क्या है, अपोजिट टू एज एज्यूम देयरफॉर डाउनवर्ड आ गया। ठीक है, तो देखो जब आपने स्टिफनेस मैट्रिक्स बनाई इसकी, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 कंपोनेंट चाहिए थे अपने को, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। तो फर्स्ट डायरेक्शन में जो आया वो क्या है, 12EI/L³। देखो यहाँ पे नेगेटिव था, लेकिन इसको मैंने पॉजिटिव लिखा है। क्यों लिखा है? क्योंकि इस डायरेक्शन में मैंने कहा ना, इस डाउनवर्ड डायरेक्शन को अपन ने पॉजिटिव बोल रखा था, इसलिए ये प्लस आया। ठीक है, और ये सेकंड डायरेक्शन के अंदर, इस डायरेक्शन के अंदर जो मोमेंट है वो कितना है, उसकी वैल्यू 6EI/L²। ये एंटी क्लॉकवाइज ही है, तो ये मतलब इसी डायरेक्शन में है, इसलिए ये पॉजिटिव लिखा है। लेकिन यहाँ पे इस डायरेक्शन को मैंने पॉजिटिव बोल रखा है, क्लॉकवाइज को, और ये मोमेंट जो इंड्यूस हुआ है एंटी क्लॉकवाइज हुआ है, मतलब ये माइनस आएगा, ये माइनस आएगा। मैंने जानबूझ करके ये डायरेक्शंस इस तरह से एज्यूम की थी कि आपको ये पॉजिटिव नेगेटिव समझा सकूं कि जो कोफिशिएंट्स होते हैं वहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव से क्या मतलब होता है। ठीक है, यहाँ पे ये ध्यान रखना कि ये जो डायरेक्शंस हैं ये मैंने पॉजिटिव डायरेक्शन एज्यूम कर रखी। ठीक है, मतलब इनके अपोजिट अगर कोई आपने फोर्स कैलकुलेट किया है, फोर्स आया है, तो उसको नेगेटिव लिख लेना। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे ये लिखा था, देखिए RB की वैल्यू ये नेगेटिव आई है, लेकिन ये है इस फर्स्ट डायरेक्शन के अंदर, फर्स्ट की पॉजिटिव डायरेक्शन के अंदर, इसीलिए देखिए यहाँ पे मैंने पॉजिटिव लिखा है। क्लियर। ये जो ये मोमेंट की वैल्यू है सेकंड डायरेक्शन के अंदर, ये क्या है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, इसलिए देखिए पॉजिटिव वही के वही लिखिए। यहाँ पे ये डायरेक्शन आपने पॉजिटिव बोल रखी है क्लॉकवाइज को, ये वैल्यू क्या है, ये एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए इसको नेगेटिव लिखा है। ठीक है, मतलब कोफिशिएंट्स किस तरह से लिखे जाते हैं वो मैंने आपको बताया। क्लियर। एक न्यूमेरिकल और समझते हैं, एक न्यूमेरिकल के थ्रू स्टिफनेस मैट्रिक्स और बनाना सीखते हैं। ठीक है, तो देखो मैंने यहाँ पे लिखा कि फाइंड स्टिफनेस कोफिशिएंट्स फॉर द बीम एज शोन इन फिगर इन द 3 कोऑर्डिनेट डायरेक्शन इफ डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट इज गिवन एट सपोर्ट B। वही क्वेश्चन, बस यहाँ पे ये ध्यान रखना कि ये जो फिक्स्ड एंड था A, उसको मैंने हिंज बना दिया। B पॉइंट पे अभी भी यूनिट डिस्प्लेसमेंट दिया, तो फिर ये जो 3 कोऑर्डिनेट डायरेक्शंस हैं इनमें कोफिशिएंट्स की वैल्यू क्या होगी वो मुझे देखना है। ठीक है, स्टिफनेस मैट्रिक्स बनाना होगा, स्टिफनेस मैट्रिक्स बना लेंगे, लेकिन अभी तो मुझे इन 3 कोऑर्डिनेट डायरेक्शन के अंदर जो कोफिशिएंट्स हैं वो बताना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे यूनिट डिस्प्लेसमेंट दिया आपने, डेल्टा = 1 बोल दिया, तो फिर जब डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट दिया तो फिर यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इंड्यूस हो जाएगा, मैंने अभी आपको बताया था, तो मैंने लिखा डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट देयरफॉर एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इंड्यूस्ड एट सपोर्ट B। क्लियर। यहाँ पे A पे नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये हिंज है, हिंज पे मोमेंट की वैल्यू 0 होगी, इसलिए यहाँ पे कोई मोमेंट इंड्यूस नहीं होगा। ठीक है, अब बस ये देख लेते हैं कि ये फर्स्ट सेकंड और थर्ड में से जो ये तो 0 हो गया, सेकंड कोऑर्डिनेट डायरेक्शन में तो कोई फोर्स इंड्यूस नहीं होगा, कोई मोमेंट नहीं इंड्यूस नहीं हुआ, मतलब उसकी वैल्यू तो 0 हो गई। इस थर्ड डायरेक्शन के अंदर ये मोमेंट ऑलरेडी लिखा हुआ है, डेल्टा को 1 रख देना तो 3EI/L² हो जाएगा। बस अब एक बात बची है कि इस फर्स्ट कोऑर्डिनेट डायरेक्शन के अंदर जो फोर्स इंड्यूस होगा वो कितना होगा। क्लियर। और देखिए फिगर से ये ध्यान रखना कि यहाँ पे स्लोप की वैल्यू इधर है, पिछले वाले क्वेश्चन में देखिए स्लोप की वैल्यू 0 थी, इस पॉइंट पे स्लोप की वैल्यू 0 थी। मैंने कहा था ना कि जिस डायरेक्शन में हम डिस्प्लेसमेंट देते हैं बस उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होता है, बाकी डायरेक्शन में रेस्ट्रिक्ट करते हैं, तो ये रेस्ट्रिक्ट किया हुआ था इधर। ठीक है, यहाँ पे भी स्लोप 0 था, यहाँ पे भी स्लोप 0 था। ठीक है, देखिए यहाँ पे डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट है, ठीक, यहाँ पे स्लोप है, वो क्यों है, क्योंकि ये हिंज है। क्लियर। अब तो लेकिन मुझे इस डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं। अब आगे चलते हैं, टेकिंग मोमेंट अबाउट पॉइंट B, इस पॉइंट B के अबाउट मोमेंट ले लेते हैं, तो क्या होगा, ये RA × L क्लॉकवाइज दिया,
ठीक है, ये क्लॉकवाइज देगा मोमेंट, और यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज है तो 3ei/L² लिख लिया, डेल्टा को 1 लिख लेना। ठीक, इसको सॉल्व किया तो R इज इक्वल टू 3ei/L² आया। ठीक, सिग्मा FV इज इक्वल टू 0 कर लीजिए, सेकेंड इक्वेशन लगा लीजिए तो RB की वैल्यू मिल गई, और RB इज इक्वल टू आया -3ei/L²। नेगेटिव मतलब अपोजिट टू एज एज्यूम्ड, देयरफॉर डाउनवर्ड। देखिए ये अपवर्ड, आप RB को आपने अपवर्ड लगा रखा है तो ये डाउनवर्ड आया। क्लियर, ये डाउनवर्ड आया है, इसका मतलब ये है कि हमने जो डायरेक्शन एज्यूम की थी उसी डायरेक्शन में। तो जब आप यहाँ पे लिखोगे कोफिशिएंट्स लिखोगे तो देखो ये पॉजिटिव लिखा है, K11 डायरेक्शन में जो स्टिफनेस कोफिशिएंट होगा वो पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। ये नेगेटिव आया भले ही, क्योंकि इधर आपने RB को अपवर्ड बना रखा था, वो डाउनवर्ड है, ये ध्यान रखना, ये डाउनवर्ड। ठीक है, लेकिन है वो फर्स्ट डायरेक्शन के अंदर ही, इसलिए इसको प्लस लिखा है। इधर सेकेंड डायरेक्शन में कोई मोमेंट इंड्यूस नहीं होगा तो ये 0 0 है, ये देखिए K21 जो है वो 0 है। ठीक है ना, ये 21 समझ में आया क्यों लिखा है, क्योंकि फर्स्ट डायरेक्शन के अंदर आपने डिस्प्लेसमेंट दिया है और सेकंड कोऑर्डिनेट डायरेक्शन में फोर्स देख रहे हो, तो ये फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है किस पॉइंट पे देख रहे हो, और ये किसको रिप्रेजेंट करता है, जिस पॉइंट पे आपने यूनिट डिस्प्लेसमेंट दिया है उसको रिप्रेजेंट करता है। क्लियर, अब ये जो K31 लिखा है, ये K31 क्या है, 3ei/L², -3ei/L² क्यों, क्योंकि ये आपने डायरेक्शन कौन सी कंसीडर करी है, क्लॉकवाइज को पॉजिटिव बोल रखा है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, इसलिए ये -3ei/L²। ये L³ ये वाला है, ये जो RAB है वो ये है, और ये जो मोमेंट है वो ये K31 है। क्लियर, सीधी सी बात ये है कि किसी भी क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करते हैं तो क्या करते हो, सबसे पहले उस डायरेक्शन के अंदर यूनिट डिस्प्लेसमेंट देते हो, और फिर जिन भी कोऑर्डिनेट डायरेक्शन के अंदर आपको फोर्स पूछे गए हैं वो कैलकुलेट कर लीजिए, तो वो स्टिफनेस कोफिशिएंट को रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, इन लास्ट 2 क्वेश्चन से मुझे ये चीज़ समझ में आई। ठीक, अभी मैंने कुछ फोर्सेज आपको बताए, उनको मैंने यहाँ पे टेबुलर फॉर्म में शो कर दिया, एक बार बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने अभी आपको टाइप ऑफ डिस्प्लेसमेंट बोले, 4 तरह के डिस्प्लेसमेंट्स बताए, एक्सियल डायरेक्शन में, ट्रांसवर्स डायरेक्शन में आपने उसको रोटेट भी किया और ट्विस्ट भी किया, मतलब 4 डायरेक्शंस पॉसिबल थी, तो मैंने चारों को यहाँ पे लिख दिया, एक्सियल, ट्रांसवर्स, बेंडिंग या फ्लेक्सर डायरेक्शन और टॉर्शनल डायरेक्शन। क्लियर, अब एक्सियल डायरेक्शन के अंदर आपको स्टिफनेस बताता हूँ, उसके करस्पॉन्डिंग उसके अपोजिट जो है फ्लेक्सिबिलिटी हो जाएगा। अभी अपने स्टिफनेस पढ़ रहे हैं, स्टिफनेस की मैंने इतने सारे क्वेश्चंस में यूज़ किए हैं, तो ये क्या है, AE/L। अभी मैंने आपको बताया उसका अपोजिट कर लें तो फ्लेक्सिबिलिटी हो जाएगा। क्लियर, और ट्रांसफर डायरेक्शन में अगर फार एंड फिक्स्ड है तो मैंने आपको बताया था कि 12ei/L³ होता है, और फार एंड अगर हिंज हो जाएगा तो फिर ये 3ei/L आएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद जब हम बेंडिंग की बात करते हैं तो मैंने कहा था 4ei/L होगा, और अगर फार एंड हिंज हो जाएगा तो फिर वो 3ei/L हो जाएगा। ये फार एंड फिक्स के लिए था 4ei/L, क्योंकि हमने फिक्स के लिए देखा था, जब कैंटिलीवर अभी आपको बता रहा था तो 4ei/L लिखा था ना मैं, यहाँ पे 3ei/L हो जाएगा अगर फार एंड हिंज हो जाएगा तो। और अगर टॉर्शन की बात करते हैं तो मैंने लिखा था GIP/L, यहाँ पे K से रिप्रेजेंट किया है, कई सारे बुक्स में उसको K से लिखा है, लेकिन वो एक ही बात है। ठीक है, तो मैंने ये स्टिफनेस के लिए बता दी, इसके अपोजिट अगर आपको देखना है तो ये फ्लेक्सिबिलिटी, जब आप पढ़ते हो फ्लेक्सिबिलिटी कोफिशिएंट जब आप कैलकुलेट करते हो तो ये टर्म्स यूज़ होते हैं। क्लियर, आज हमने स्टिफनेस मैट्रिक्स किस तरह से ड्राइव की जाती है, किस तरह से बनाई जाती है उसको सीखा। अब नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में, मतलब स्टिफनेस मैट्रिक्स मेथड के 10th पार्ट में हम किसी भी स्ट्रक्चर का एनालिसिस बाय यूजिंग स्टिफनेस मैट्रिक्स मेथड किस तरह से करते हैं उसको समझेंगे। थैंक यू।